के बेसिस पे लगते हैं। Yes. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई Coordinate bond is having zero bond order. तो आप लोगों का जैम का एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन मेरे को नेट में कहीं नहीं मिला, मैंने अपने मन से वो हाँ, तो जैम का एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। ठीक है, तो योर चार्ज, पहले चीज तो हम लोग चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, देन हाउ वी डिफाइन एन एटम, हाउ वी डिफाइन a bond, then what what we will call as bond angle, and what is dihedral. तो बेटा अभी तक आपने चार्ज की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज अ चार्ज? बहुत सिंपल सी चीज है। Swan, what is a charge? Anybody? Yosita? Yoshita? Yes, sir. Good morning, बेटा sir. चार्ज क्या होता है? गुड मॉर्निंग। So flow of electrons, Flow uh, of electron is known as current. current. अरे हाँ. What is a charge? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे, मतलब बेटा ये जो इलेक्ट्रिक भी एंड मैग्नेटिक साइन फील्ड तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत बाद में आती है, पहले तो चार्ज आता है। ठीक है, तो व्हाट इज अ चार्ज? बड़ी सिंपल से charge is a हाँ, sign कभी सोचा? obtained by uh, an atom by loss of electrons or gain of electrons. Then what is the charge of an electron? How we used to say that electron is negative charge and proton is positively charged and neutrons do not have any charge. कैसे बताते हैं ये चीज? कभी सोचा है ये चीज? व्हाट इज द चार्ज? हाँ, कभी किसी ने सोचा है? हाँ या ना? तो मैं चार्ज की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। चार्ज इज एन एंटिटी। एंटिटी होती है ना ये तो, Yes, sir. है ना? इट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, वेदर लाइक ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करे या प्रोटॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो एंटिटी विच repels from same time. Okay, what is charge? Charge is an entity which repels from the same time. Means if I'm having, I'm not saying that यहाँ पे ये negative charge और ये positive charge है. If this charge and this charge, if they are same, then what they are going to do? They are going to repel each other. Okay, and if they are not same, they are opposite of each other. What they are going to do? They are going to attract each other. Isn't it? It's an entity which repels from its same time. Okay, यहाँ पे लिखो from its same time. ये डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को? Oh, yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, ठीक है, what I can say that these two entities are of the same time, and in the same way मैं अगर बोलता हूँ प्रोटॉन and proton, they are also going to repel each other. तो ये भी क्या हुए? They are of the same type. But when electron and proton comes in picture, they are going to attract each other, which means that they are of different charges. Okay, they are different types. Clear? Yes, ये sir. डेफिनेशन मालूम थी ना आप लोगों को? Mm-hmm. Yes, sir. है ना? सबको मालूम थी ये डेफिनेशन, बट किसी की भी जबान पे आई नहीं। ठीक है, this is a very basic definition of charge, that it's an entity which repels from its same type, and on the basis of its repulsion and attract, like repulsive forces and attractive forces,
positive and negative notations. Okay, it is not like electron is negative. It is like we have notated electron as negative charge. क्लियर. मैं अगर अगर हो सकता था कि इफ सपोज आप में से कोई इलेक्ट्रॉन का फाउंडर होता, तो आप लोगों को अगर हर चीज पॉजिटिव 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 दिखाई देती, तो हो सकता था इलेक्ट्रॉन को आप सबसे पहले क्या देते, पॉजिटिव चार्ज. तो प्रोटॉन अपने आप क्या हो जाता, नेगेटिव चार्ज. ठीक है. दिस इज हाउ अ कंप्यूटर यूज टू अंडरस्टैंड, लाइक इन सिलिको. जब मैं बोलता हूँ इन सिलिको मीन्स, इन सिलिको कहने का मतलब क्या है? इन सिलिको कहने का मतलब है सिलिकॉन बेस्ड मशीन्स, सिलिकॉन बेस्ड सिस्टम्स. ठीक है. सिलिकॉन बेस्ड सिस्टम्स में हम लोगों का जितना भी चिपसेट्स होते हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ सिलिकॉन. तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर्स. Okay, silicon based systems are nothing but computers. And in silico कहने का मतलब है, in silico का हुआ calculating something or doing something in computers. और ऐसा नहीं है कि आपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला और यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द एचओडी ऑफ अवर डिपार्टमेंट, और यू आर राइटिंग एप्लीकेशन टू द वीसी ऑफ द यूनिवर्सिटी. That is also considered as in silico. No, in silico is when you are considering a biological system or a physical entity in computers, then only that type of study is known as in silico. Clear? Am I clear? Means with charge we come to know that if I have to give information to my computers for doing in silico calculations, तो मेरे को चार्ज को क्या देना पड़ेगा, चार्ज के बारे में मुझे डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि दैट लाइक चार्ज इज रिपेलिंग. ठीक है. इन सेम टाइप के चार्ज रिपेल करेंगे, और जब कंप्यूटर में ये इंफॉर्मेशन हम लोग फीड कर देंगे और उसके बाद हम लोग दो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं, तो हम लोग उस कैलकुलेशन को बोला जाएगा इन सिलिको. व्हाट इज इन सिलिको? इन सिलिको इज, इट्स अ process of feeding physical systems. फिजिकल सिस्टम्स में आपके प्रोटीन्स, आपके एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स सब आ गए. ठीक है. प्रोसेस ऑफ फीडिंग फिजिकल सिस्टम्स इन कमांड बेस्ड एनालॉजीज. ठीक है. यहाँ पे एनालॉजीज कहने का मतलब है एलॉग्रिथम्स. एलॉग्रिथम्स. ठीक है. एलॉग्रिथम्स का है, इसमें हम लोग बोलते हैं दे आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल अप्रोचेस. Based on mathematical like approaches. Clear? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. नाउ इफ सपोज अभी चार्ज खत्म नहीं हुए, अभी अगर मैं बोलूँ कि what basis a computer on what basis a computer will decide whether my charges are of the same type or of different type. Clear? So what we will do, we will make two electrons in our system. हम लोग अपने सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बनाएंगे. उस इलेक्ट्रॉन को कंप्यूटर कैसे लेगा? उस इलेक्ट्रॉन को कंप्यूटर लेगा एज अ पॉइंट. ठीक है. जब मैं पॉइंट बोलता हूँ, तो पॉइंट कहने का मतलब है दैट पॉइंट विल बी हैविंग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स. क्लियर? ठीक है. एंड इसका भी, इस वाले पॉइंट का भी, सपोज दिस इज पॉइंट 1 एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट 2. इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2.
y and z, ठीक है, दिस इज x1 y1 z, क्लियर। तो मेरे पास सिर्फ पॉइंट्स के बारे में बताया मैंने, और क्या बताया कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं जब ये सेम होंगे तो इट विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो व्हाट मैंने इसके साथ और क्या इंफॉर्मेशन दी, मैंने इसके साथ इंफॉर्मेशन दी दैट इट कैन बी नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। बोथ द पॉइंट्स दे कैन बी नेगेटिव नेगेटिव, मैंने स्लैश के बाद पॉजिटिव यहाँ पे भी लिखा है, पॉजिटिव यहाँ पे भी लिखा है, इसका मतलब दे कैन नॉट बी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। समझ में आया दीज नोटेशंस, Yes, sir. ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस इज एंड और पॉजिटिव, स्लैश मारने का मतलब है योर एंड, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या किया, और, इसका मतलब इसमें जितने भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं दे ऑल विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। ये हम लोगों के जितने भी आजकल के सॉफ्टवेयर्स हैं दे यूज टू वर्क ऑन दिस एलॉगरिथम, कि मैं जब इनको एलॉगरिथम, ठीक है, तो इट इज लाइक योर, ये सारे के सारे इसी एलॉगरिथम पे काम करते हैं, ठीक। नाउ दिस इज अ कंडीशन एट टाइम इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज अ कंडीशन व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द two points, the distance between the 2 points are as per the coordinate geometry parameter, मैं इसको क्या करूंगा, ये सबको फॉर्मूलेज मालूम होंगे आई होप, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। क्लियर। नाउ व्हेन टाइम इज सम एंटिटी, यानी कुछ टाइम के बाद मैंने जब सिस्टम को चलाया, तो कुछ टाइम के लिए जब मैंने सिस्टम को चलाया 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद या 2 प्रोटॉन देने के बाद, और उनको फिर उसके बाद मैं एनालाइज करना चाहता हूँ, तो हाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट दैट वेदर माय सिस्टम इज टेकिंग माय चार्जेस एज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी वो अट्रैक्टिव फोर्स कंसीडर कर रहा है या फिर रिपल्सिव फोर्स कंसीडर कर रहा है, मैं उसको कैसे डिटरमाइन करूंगा, दैट एट t इक्वल टू small t equal to a time, then at that particular time I will be having different xyz coordinates, isn't it, isn't it, ठीक है। तो what I can say that at that particular time this parameter, let's say x2, मैं किसी एक को फिक्स कर देता हूँ, पॉइंट 1 को मैं फिक्स कर दे रहा हूँ और पॉइंट 2 को मैं चेंज करवा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा जो सिस्टम होगा, कैलकुलेशंस जो होगी, इट विल बी मच इजियर, ठीक है। किसी ने ज्वाइन किया पता नहीं चला। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने बोला यहाँ पे कि पॉइंट 1 is fixed and point 2 is free, ठीक है, क्लियर, ठीक है। if now the computers thing comes, if और if एंड और लूप पढ़ा है ना आप लोगों ने C++ में, कभी किसी को ध्यान में हो, सर पाइथन में पढ़ा है। Yes, sir. ठीक है। तो लेट्स इसको हम लोग थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, इफ को हम लोग बोलते हैं डिसीजन, डायमंड अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊं तो डायमंड क्या होते हैं, दे आर डिसीजन बॉक्स, दे आर डिसीजन बॉक्स, जिनका रिप्लाई क्या हो सकता है, इट कैन बी यस और इट कैन आल्सो बी नो, ठीक है। तो नाउ
मेरा क्या हुआ, मेरा डी टी, मैं अब यहाँ पे एक कमांड दे रहा हूँ, वेदर माई डी टी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डी डी जीरो, मीन्स यहाँ पे जो कमांड है इट इज नथिंग बट डी टी इज ग्रेटर देन डी जीरो. If yes, then my result box will reflect same type, same type, and if no, इसका मतलब they are of opposite type. Clear? सर दोबारा बता दीजिए. ओके, इसको थोड़ा सा कि मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे बोला कि when at d0 the distance between the calculations, what I did, I kept one of my point fixed, another point is being changed. Clear? कैसे भी चेंज हो गया, अभी मैंने ये नहीं कहा उसे कि वो रिपेल कर रहा है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, नाउ द न्यू डिस्टेंस व्हिच इज कमिंग बिटवीन द टू पॉइंट्स, इफ दैट डिस्टेंस दैट dt, if I am saying this is my कैलकुलेशन बॉक्स या फिर डेटा टेबल. ठीक है, इसमें हम लोग इसको मैं ऐसे करूँ. ठीक है, डेटा टेबल में मैंने क्या किया, डेटा टेबल में मैंने d0 कैलकुलेट किया. ठीक है, और dt कैलकुलेट किया. ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास जब डेटा टेबल मेरे पास आ गया, तो अब कंप्यूटर को मैंने कमांड दिया दैट, कि इस कमांड में मैंने क्या बोला उसे कि इफ dt इज ग्रेटर देन d0. ठीक है, इफ द आंसर इज नो, तो इसका मतलब वो सेम टाइप चार्जेस से अपोजिट टाइप चार्जेस थे. अपोजिट टाइप चार्जेस थे, एंड इफ इट इज यस, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई एम गोइंग टू से दैट दे आर द सेम. अगर रिपेल करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्ट करेंगे तो डिस्टेंस घटेगा. Isn't it? Yes, sir. ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट क्या कहते हैं एल्गोरिथम व्हिच वी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ चार्जेस. क्लियर? अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं पॉइंट, हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट वन हैज बीन असाइन नेगेटिव. हम लोगों ने पॉइंट वन को क्या असाइन किया, नेगेटिव चार्ज. और पॉइंट टू अगर पॉइंट टू ये वैल्यू अगर dt is greater than d0 and answer is yes, then point 2 is also negative. ठीक है, this is when yes is going to come. ठीक, and in the second scenario point 2 will be positive if my answer is no, if my distance is not greater than that of dt is not greater than that of d0. In that scenario I can say that my point is having positive value. And now the other scenario also comes, that this is the scenario, this is the scenario when I'm saying that they are of the opposite type. So on the basis of this particular, like now we have solved that if my point 1 is negative, so point 2 is also negative, this holds true. But for the no cycle, जो हमारा no cycle है, no cycle के लिए हम लोगों के पास फिर से क्या आएगा, we will be having two possibilities again. First, when dt is less than that of d0, means attractive force is playing, and in another scenario I can say that dt is equal to d0. So when dt is equal to d0, then my charge is going to come, charge of the point 2, charge of point 2 point 2 will be equal to 0. इसका मतलब जो point 2 है वो क्या है, न्यूट्रॉन है. Are you all getting my point or not? ठीक है, पहले हम लोगों ने एक छोटा सा एल्गोरिथम बनाया जिसमें हम लोगों ने सेम टाइप चार्जेस को कंफर्म कर दिया कि सेम टाइप चार्जेस अगर होंगे तो द डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज, एंड इफ द आंसर इज यस, देन द point 2 will be negative as we have assigned point 1 as negative charge. ठीक है,
scenario where no cycle is coming, in no cycles there will be two possibilities again. First, when dt is less than that of d0, initially हम लोगों ने dt is greater than that of d0 कहा, तो अगर ये dt is less than that of d0, so I will say the charge is positive, and if dt is equal to d0, so I will say the charge of point 2 is equal to 0, which corresponds to neutron. This corresponds to your proton. This corresponds to electron. ठीक है, समझ में आया बेटा यहाँ कि how we how we defined charges, how we defined charges in silico is based on this एलॉग्रिथम. हम लोग इस एलॉग्रिथम को यूज करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने बड़े सिंपल तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टूल को यूज किया. मैथमेटिकल अप्रोच अगर बोली जाए तो इसकी मैथमेटिकल अप्रोच क्या है? द अप्रोच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हाट we instructed the system, our computer, that please determine the distance between the two points, and if the distance is greater than that of the initial distance, which we actually at t equal to 0, the initial distance at t equal to 0, if that is the new distance is coming greater than that of t equal to 0, so I am going to assign my charge as negative, क्योंकि मैंने पॉइंट 1 को असाइन कर रखा है कि वो नेगेटिव है, तो मेरा पॉइंट 2 अपने आप नेगेटिव हो जाएगा. और अगर डिस्टेंस इज नॉट ग्रेटर देन d0, तो मेरे नो लूप जो होगा, नो वाला जो लूप बनेगा, नो साइकिल है, नो साइकिल अपने आप बाइफर्केट कर जाएगा, और उस बाइफर्केशन में नाउ द न्यू डिसीजन बॉक्स विल बी whether my dt is less than that of d0, and in other scenario I will be having dt is equal to d0. If either of them is true, on the basis of that we can assign neutrons and protons in a system. Clear? Yes, पक्का? sir. कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें योशिता? No, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? Hmm. तो इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन असाइन चार्ज. ठीक है, नाउ अब अगर मैं बोलूं व्हाट इज एन एटम, एटम की डेफिनेशन को मैं कैसे डिफाइन करूं सिस्टम में? पहले हम लोग, जैसे मैंने चार्ज की डेफिनेशन एक्सप्लेन करी, वैसे एटम की डेफिनेशन क्या है? इट्स एन स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना? ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ फंडामेंटल entities. What are these fundamental entities? Now, क्योंकि हम लोगों ने चार्ज की डेफिनेशन हम लोगों ने समझ ली है, और मैंने यहाँ पे चार्ज के लिए वर्ड यूज किया था एंटिटी. नाउ द फंडामेंटल एंटिटीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेड अप ऑफ फंडामेंटल एंटिटीज. क्लियर? Yes, sir. ठीक. नाउ द थिंग कम्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है हम लोगों को एटम की डेफिनेशन सिस्टम को देने के लिए. रीजन, क्योंकि हम लोगों ने जो एटम का मॉडल पढ़ा है, उस एटम मॉडल में हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मींस योर प्रोटॉन्स एंड योर न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, whereas electrons are orbiting around the nucleus, isn't it? Hmm. Okay. And in the same way, we also know that these all are actually fundamental particles. We cannot localize any entity. किसकी वजह से हम लोग इसे लोकलाइज नहीं कर सकते? ड्यू टू
क्या कहता है Heisenberg uncertainty principle? It means uh, delta x, momentum or position. momentum. It is going to give me a value Well, which is h cross की जगह अगर मैं इसको 4 pi 4 बोलूँ, pi. h cross ना इसको सिंपल h Hmm. लिखो, तो आई एम गोइंग टू गेट दिस एंटिटी. नाउ मैंने अच्छे से आप लोगों को चीज दिखा दी है कि वी कैन कैलकुलेट डेल्टा x. दिस इज नथिंग बट पोजीशन. पोजीशन कहाँ से कहाँ तक का. तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने तो ये क्या है, ये जो एक डिस्टेंस के अंदर, डिस्टेंस में जो हम लोगों ने इक्वेशन डिस्टेंस की लगाई थी, इन दैट डिस्टेंस वी यूज्ड x2 minus x1 square, y2 minus y1 square and z2 minus z1 whole square और whole under. ठीक है, तो आई कैन से दैट इट इज हैविंग डेल्टा एक्स. मैं इसको डेल्टा एक्स कह सकता हूँ, इसको मैं डेल्टा वाई कह सकता हूँ, Hmm. और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, डेल्टा जेड कह सकता हूँ, Hmm. Yes, sir. है ना. अब मुझे अगर मुझे इन सब से मुझे क्या, मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे इन सब से क्या पता चल रहा है, डिस्टेंस. तो आई कैन से दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस डेल्टा एक्स विच एक्चुअली हैविंग एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट. ये तो कभी सोचा है आप लोगों ने कि हम लोग इसे डेल्टा एक्स बोलते हैं, हम लोग इसे डेल्टा एक्स बोलते हैं ना, Hmm. Hmm. Yes, sir. Yes, sir. है ना, चेंज इन पोजीशन. Hmm. बट बेटा पोजीशन कहाँ पे है ये, दिस इज नॉट अ टू डायमेंशनल फिगर. ये जो एटम का हम लोग फिगर बनाते हैं, दैट एटम फिगर इज नॉट अ टू डायमेंशनल फिगर, इट इज एक्चुअली हैविंग अ थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. Hmm. हम लोग थ्री डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब सिर्फ एक्स नहीं है वहां पर, वी आर ऑल्सो हैविंग वाई, वी आर ऑल्सो हैविंग जेड इन देयर. हाँ या ना. Yes, sir. ठीक है, तो आई कैन से दैट दिस क्राइटेरिया, तो मैं इसमें आराम से कह सकता हूँ इट इज नथिंग बट, सॉरी, इसको इसी इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इट इज नथिंग बट बी स्क्वायर विच इज डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, डेल्टा वाई होल स्क्वायर एंड डेल्टा जेड होल स्क्वायर. इज इट इट? Yes, sir. अब बेटा मुझे थोड़ा सा आप लोगों की मैथ देखनी है. ठीक है, मेरी मैथ तो बहुत कमजोर है, पता नहीं आप लोगों की कैसी है. ठीक है, तो मेरी मैथ कहती है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. इज इट इट? Yes, sir. है ना. तो नाउ यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसको a, मैं बोलता हूँ a इज नथिंग बट डेल्टा एक्स, b is nothing but delta y, c is equal. हम्म, हाँ या ना. ठीक है, तो मैं इस वाले इसका पूरा फॉर्मूला निकाल सकता हूँ. मतलब मेरा अब फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab bc. हाँ या ना. Yes, sir. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, हाँ या ना. ओके, तो अब अगर मेरे पास ये क्या है बेटा, दिस थिंग, ये अगर मैं बोलूं, ये सारे के सारे जो डेल्टा जेड, डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स जो है, दे ऑल आर वेरी, दे ऑल आर वेरी स्मॉल नंबर्स, वेरी स्मॉल नंबर्स. नंबर्स कहने का मतलब है इनकी वैल्यूज बहुत छोटी है, वैल्यूज आर वेरी नेग्लिजिबल,
values are negligible, negligible. तो अब यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि इफ टू स्मॉल नंबर्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा z डेल्टा z डेल्टा x दे विल बी, ये अगर वेरी नेग्लिजिबल थे, वेरी स्मॉल थे, तो दिस विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल, इजंट इट? Yes, sir. ठीक है, देखिए अगर मैं बोलूं 0.1 इंटू 0.1 कितना होता है, इट इज इक्वल टू 0.01, और छोटा हो गया, ठीक है। तो आई कैन से दैट अप्रोक्सीमेशन हम लोग कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नथिंग बट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, एंड विच इज, ठीक है। ये तो मेरा क्या हुआ, ये मेरे पास किस चीज की वैल्यू आई, आई एम गोइंग टू गेट डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आई कैन से दैट डिस्टेंस, if this is true, I can say distance is approximately equal to a plus b plus c, where a, b and c are change in position along x-axis, along y-axis and along z-axis. Now of significance, because if delta 1 delta point 1 is getting added with another point 1 value, so I am going to get point 2. I cannot ignore this. जगह नहीं, क्लास के बाद बात करें, क्लास के बाद बात करें, ठीक है। ठीक है बेटा, if we, you all are convinced with this approach, Yes, ठीक sir. है, means this whole entity gives me an idea that while I have to consider an atom at that point of time, the Heisenberg parameter of change in position, the change in position is actually not only x-axis, it is change in position along x, along y, and along z-axis. Clear? ठीक है। in and the other parameter which is momentum, momentum का क्या इक्वेशन होता है बेटा, what is momentum? Momentum is mass into velocity. Hmm. You can say that it is nothing but change in velocity, है ना, small change in velocity, तो मैं इसको ऐसे लिखूं m delta v, ठीक है। now this velocity will also have the same kind of representation, where velocity along x-axis, velocity along y-axis, and velocity along z-axis has to be considered. Yes or no? Yes, sir. ठीक है। So I can say this is slightly simple. अगर आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि it is nothing but delta x for small time, it is delta y for a small time, sorry, ठीक है, and this is delta z for, clear? Clear? Yes, sir. Here what we have seen, that my atom should follow this particular thing, and the value of now the new delta x, like I can say this is your change in position, x थोड़ा सा हम लोगों को confuse कर रहा है, तो I can say the new Heisenberg and uncertainty principle becomes this, ठीक है।
वेयर डी की वैल्यू पुट करें एंड हम लोग डेल्टा पी की वैल्यू पुट करें, तो वी हैव टू गिव द कंप्यूटर दैट we should be having like delta d is nothing but delta x delta y plus delta z, and your delta p will become, m is your constant, and I can say it will become delta x upon delta t, delta y upon delta t, and delta z upon delta t, and this should be, am I okay with this new representation of Heisenberg uncertainty principle, which will be used for defining atoms? Am I okay with it or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I can say that this is an Heisenberg uncertainty principle for an electron. Likewise, I can say the same thing will be for a proton and for a neutron. Understood? Understood? Yes, sir. ठीक है। अब जब हम लोग एक एटम के बारे में एक सिस्टम को देंगे, तो हम लोग उस एटम में देंगे कि भैया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो उस इलेक्ट्रॉन का और उस प्रोटॉन का, सबको हम लोग सिंपल हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं। हाइड्रोजन एटम में क्या है? हाइड्रोजन एटम इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन, देयर इज नो न्यूट्रॉन। सिस्टम इज स्लाइटली इजी, इस वजह से हम लोग इसको ले लें। ठीक है, तो नाउ मेरे को क्या बताना है? मुझे बताना है कि आई विल ओनली टर्म अ हाइड्रोजन एटम एज एन एटम इन ए कंप्यूटर which will hold these equations, first and second equation, as per the Heisenberg uncertainty principle. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को ये चीज इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ h अपॉन 4 पाई, इक्वल टू नहीं आ सकता। ठीक है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मेरा h अपॉन 4 पाई की वैल्यू छोटी है मेरे लेफ्ट हैंड साइड से, वो सारी डेफिनेशंस मेरी एटम के लिए ट्रू हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब डेफिनेशन दी, उसमें मैंने बोला उसे कि भैया इस पे डेल्टा डी और डेल्टा बी, और मुझे ये एक कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो ऑल द सॉल्यूशंस यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऑल द सॉल्यूशंस विच होल्ड ट्रू, होल्ड ट्रू will contribute for atom formation or atom formation। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच आप लोगों को बता रहा हूँ। इसकी एक और अप्रोच है विच इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट आजकल हम लोग वही यूज करते हैं। बट अगर कहा जाए तो उसमें हेंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हम लोग पैरामीटर लेते हैं, साथ में हम लोग कुछ डिस्टेंस के पैरामीटर्स और ले लेते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियाई एंड वैन रेडियाई। तो हम लोग उनको लेने के बाद हम लोग एटम की डेफिनेशन बताते हैं इन सिस्टम। बट पहले जो हुआ करता था, पहले हम लोग इसी तरीके से बोलते थे कि हाइड्रोजन एटम का साइज ये भी हो सकता है, इसका साइज ये भी हो सकता है, एंड इसका साइज ये भी हो सकता है, अगर ये सारे के सारे साइजेस जो हैं ये हेंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्राइटेरिया में फॉल डाउन हो रहे हैं। क्लियर? क्लियर? Yes. ठीक है, विच अब अगर मैं इस सॉल्यूशन को बोलूं, तो ये सॉल्यूशन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोगों को इस चीज के लिए टेम्प्ट करता है जिसमें हम लोगों को ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट अपने आप हो गई। क्लियर?
यानी यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन एटम का साइज ये भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, प्रोटॉन यहाँ हो सकता है, लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, प्रोटॉन यहाँ हो सकता है. तो एवरी टाइम in every equation, in every solution, I am going to have a different position of your proton and your electron, as a result of which I can say this criteria itself, probability probability के ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग डायरेक्टली ऑर्बिटल को सपोर्ट करते हैं, इजंट इट? Hmm. इजंट इट? Yes, sir. ठीक है. तो इसका मतलब जो सिस्टम है हम लोगों का, कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर इसको बोर के मॉडल के ऊपर बेस्ड नहीं है. किसके ऊपर बेस्ड है? वो हेंजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है. बोर का मॉडल क्या बोलता है? वो बोलता है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो वो k सेल में होंगे या फिर l में होंगे या फिर m में होंगे या फिर n में होंगे. तो कहीं ना कहीं यहाँ हम लोग बात करते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में, एंड यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं delocalized इलेक्ट्रॉन के बारे में, which gives me a support about orbitals. delocalized इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोगों ने बात करी है. बेटा यहाँ तक क्लियर है ये? If it is clear, तो we can go ahead. सर एक बात बताओ, ये जो हमारी अनसर्टेनिटी वाली प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन आई है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कैसे आ गई सेम? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में सेम कहाँ आई भाई? मैंने तो नहीं कहा वो सेम आई. मैंने सेम कहा क्या उन्हें? अच्छा सर. मैंने कहा उन्हें सेम. मैंने तो भाई मैंने तो बोला इसी तरीके की इक्वेशन. इसका मतलब डेल्टा एक्स डैश, डेल्टा वाई डैश, डेल्टा जेड डैश. ठीक है. जब मैंने सिस्टम में एटम को बनाया तो उसमें मैंने प्रोटॉन बनाया. उस प्रोटॉन की जो भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मैं ले लूंगा. ठीक है. और जब अगर मैंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को दोनों को साथ में बना दिया तो वो दोनों तो एकदम से अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से चिपक जाएंगे. इजंट इट? चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? क्योंकि मैं पहले ही चार्ज की डेफिनेशन दे चुका हूँ. अगर मैं चार्ज की डेफिनेशन से एटम बनाने लगता तो मेरे तो सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सारे के सारे चिपक जाते एक दूसरे के साथ. इजंट इट? चिपकते यस कि नहीं सर. चिपकते? यस. इस वजह से मैंने चार्जेस की डेफिनेशन से एटम को नहीं बनाया. मैंने किसकी डेफिनेशन से बनाया? मैंने उसको डिस्टेंस एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन से मैंने एटम को बनाया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. ठीक है. अगर बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो मैं सिर्फ पोजीशन वाइज सिर्फ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के बेसिस पे ही मैं अपने एटम बना रहा हूँ. ठीक है. तो आई कैन से यहाँ पे इसका मास भी डिफर करेगा, ये वाला पैरामीटर भी डिफर कर जाएगा. हाँ ये है कि इसके अंदर जो h क्रॉस बाय 4 पाई वैल्यू होगी उस ये कांस्टेंट है. इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता. ठीक है. और क्योंकि न्यूट्रॉन के केस में भी अगर मैंने लिथियम ले लिया होता तो न्यूट्रॉन आ जाता. तो न्यूट्रॉन के केस में भी मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती. तो मेरे को फॉर एटम आई हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर हैविंग 3 different Heisenberg uncertainty equations. Clear? यस सर. ठीक है. तो अब इतना क्लियर है? हाँ या ना? यस सर. Now can anybody define a bond? Can anybody define a bond? कर सकते हो डिफाइन? सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके. और तो I can say bond is nothing but it is an interaction. किसके बीच में इंटरेक्शन होता है? इट इज इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन. इसके अलावा किसी और के बीच में इंटरेक्शन हो सकते हैं? नो सर. नहीं ना. तो अब अगर मैं बोलूं कि
मेरे पास दो एटम है, ऑब्वियसली बॉन्ड इज बिटवीन एटम्स. लेट्स से दिस इज एटम 1, दिस इज एटम 2. ठीक है, तो इसके पास अपना एक प्रोटॉन होगा, इसके पास अपना एक प्रोटॉन होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे. नाउ इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को इंटरैक्ट कर रहा है, इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को इंटरैक्ट कर रहा है. क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी इंटरैक्ट कर रहे हैं है ना. Yes, sir. Yes. And this proton is also interacting with each other. अब बताओ बॉन्ड क्या होगा. सर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा होगी तब बनेगा बॉन्ड. हाँ. The force of attraction and force of repulsion will get equilibrated. At that point, your bond will create. अगर force of attraction ज्यादा हुई force of repulsion से, तो तुम्हारे दोनों एटम एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे. करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, तो बॉन्ड इज एन स्टेट. It's a state of interactions between electron, proton at equilibrium. किसके बीच में? attractive forces किसकी वजह से है? It is due to the electron and proton, isn't it? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. और दूसरा हो जाएगा एक एटम का प्रोटॉन, दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन. यही था ना. इसका प्रोटॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका प्रोटॉन, इसका इलेक्ट्रॉन. एंड रिपल्सिव फोर्सेस, क्या हो जाएगा ये रिपल्सिव फोर्स? इट विल बी negative of both the atoms and positive of both the atoms. What is the bond? Bond is nothing but it's a state of interaction between electron, proton at an equilibrium. The equilibrium is between all the attractive forces between the two atoms and repulsive forces between the two atoms. Got my point? यस सर. ठीक है, बट अगर मैं इसको ऐसे समझूंगा, मेरा सिस्टम थोड़ा सा क्या होगा, माय सिस्टम विल बिकम स्लाइटली कंफ्यूज्ड. तो मैं इसको क्या बोलूंगा? दिस इज अगेन इट्स द फोर्स. I'd say this is force where I have to consider the mass of an electron and mass of a proton, and mass of a proton and mass of an electron. Acceleration, force is nothing but an acceleration. So I can say mass. I can say that it is nothing but dx by dt square. तो मेरे को यहाँ पे clearly एक चीज दिखाई दे रही है, that I can say that it is nothing but, ये मेरा coordinate है x है ना ये, तो it will be represented in the form of your coordinate. इसकी अगर मैं coordinate form में अगर लिखूंगा, I can say that it will be of form dy by dt square. It will become dz d square z and dt square m. This is my force of attraction. Likewise, I will say that there will be a repulsive force. Repulsive forces, they will be of opposite nature, so that's why it will be negative in nature. Again, the mass of 2 electrons and mass of 2 protons, and your accelerations of your d. And now again, ये जो x y z को लिख रहा हूँ,
और जो पहले लिखे हुए हैं दोनों डिफरेंट डिफरेंट है बेटा, Yes, sir. ठीक है, dt square and this clear. So here you all are able to see that I can define a bond on the basis of the distance. Am I correct or not? Force. Yes, sir. ठीक है. Now I can say that मैंने क्या बोला है, as per the definition it's a state of interactions between this at equilibrium where attractive force is equal to repulsive forces. So I can say that F is equal to minus F. Let's say this is attractive force, this is repulsive force, this is attractive force, this is repulsive force. ठीक है. Now I can say that देखो सिस्टम वही है, रिपल्सिव फोर्सेस में भी दो प्रोटॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी दो प्रोटॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, isn't it? Isn't it? Yes, sir. ठीक है. तो I can say that if center of mass, the center of mass of this force and this force will be equal, isn't it? Center of mass will be equal or not? हाँ या ना? बेटा सेंटर ऑफ मास Yes, कैसे sir. निकालते हैं? इफ आई एम हैविंग m2 एंड m1, तो सेंटर ऑफ मास में कैसे निकालता हूँ? 1 by m2 upon 1 by m1, which give me m2 plus m1 m2 m1, isn't it? यही है ना सेंटर ऑफ मास? ये है या इसका ठीक इनवर्स होता है? दिस इज सेंटर ऑफ मास. This is center of mass, means m2 m1 upon m2 plus m1. ठीक है. तो अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यहाँ पे चार सिस्टम्स हैं, तो आई कैन से m2 m1 m3 m4, ठीक है, एंड m1 plus m2 plus m3 plus m4. It will be same as here, isn't it? True or not? I and now. Yes, sir. Okay, if center of mass is same, it means I can say bond is nothing but distance. Equilibrium है ना, मतलब there is no change in the change in distance also. It's an equilibrium. मास सेम हो गया, मतलब सेंटर ऑफ मास सेम हो गया, इसका मतलब बॉन्ड के टाइम पे मेरा जो बॉन्ड लेंथ है वो वेरी नहीं कर रहा होगा अगर, तो इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन एक्स, नो चेंज इन एक्स ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस एंड एक्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस. देयर विल बी नो चेंज इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्स of attractive and repulsive forces. Are you all convinced with this statement? If your center of mass of the two forces, with like center of mass which is governing two type of forces, attractive and repulsive forces, and then those forces are at equilibrium, means change in x, change in y, and change in z is negligible. Is negligible, isn't it? Okay. So what I can say that the position of center of mass of one atom and the position of center of mass of other atom. ठीक है. अगर मैं बोलूं मेरे पास ये दो सिस्टम्स हैं, इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास. Okay, this is my center of mass. So I can say that from center of mass, okay, I can say that from the center of mass, I will be having a chance of defining my bond. ठीक है, बता सकते हैं ना बेटा?
Yes, sir. ठीक है, तो I can say this D1 and this D2 will give me D1 plus D2 and that will be my bond length. इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे, मैं वैसे ही आपकी शायद लंबी क्लास ले चुका। ठीक है Okay, sir. बेटा, मजा आ रहा है या फिर बोरिंग लग रहा है? हाँ निधि, मजा आ रहा है, मतलब अलग सी चीज है ये। है ना, अलग सी चीज है ना, बेसिक है, आनी चाहिए, बट अलग अलग ही है थोड़ा। है ना। टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एक्चुअली चेंजिंग। आप लोगों का सारा जिसे कहते हैं ना बॉन्ड की डेफिनेशन, अभी जब बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो देखना उसमें स्लोप आ जाएंगे, ठीक है, और तब बड़ा मजा आएगा। थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है इसमें, जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ गया, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास आप लोग कभी ध्यान में भी नहीं आता कि बॉन्ड, हम लोग बॉन्ड बॉन्ड चिल्लाते तो बहुत बार है, लेकिन उसमें सेंटर ऑफ मास के बारे में कभी किसी से बात हुई है आप लोगों की? बॉन्ड को हम लोग सेंटर ऑफ मास की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, No, sir. ठीक है। हाँ, तो हम लोग वी विल बी डीलिंग, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर? Okay, sir. चलो बेटा, थैंक्स लॉट। थैंक यू। Thank you, sir.